हेलो, कैसे हैं आप। आज हम एक्शन रिसर्च का सेशनल आपको किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे आप माइक्रो टीचिंग है या इंटर्नशिप की, ब्लॉक टीचिंग की, SUPW की डायरी बनाते हैं, उसी तरह से आपका एक सेशनल एक्शन रिसर्च का भी है। और इस पर जो है सभी को अनिवार्य रूप से आपको सेशनल बनाना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप किस प्रकार से बनाएंगे। एक्शन रिसर्च का जिस प्रकार से आप केस स्टडी करते हैं उसी तरह से ये एक्शन रिसर्च है कि कोई भी स्कूल की आप समस्या लेंगे और उस समस्या का आप वैज्ञानिक तरीके से समाधान करेंगे, वो एक्शन रिसर्च है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमारा सबसे पहले इंडेक्स है और इंडेक्स में हमने लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, वर्गीकरण, उद्देश्य, क्षेत्र और सोपान। 8वां जो हमारा पॉइंट है वो है सोपान का। सोपान में हमने लिखा है समस्या की पहचान एवं उसका चयन करना, समस्या का विशिष्टीकरण करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण की रूपरेखा तैयार करना, परिणाम एवं मूल्यांकन और प्रतिवेदन। 9वां हमारा जो पॉइंट है वो है माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के उपयोग की वस्तु स्थिति का आंकलन। और वो आंकलन जो है वो हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि हमारी समस्या ये है कि माध्यमिक जो स्कूल है, सेकेंडरी जो स्कूल है, उनमें जो लाइब्रेरी है उसकी स्थिति क्या है, ये हमारी समस्या है। और इस समस्या का हम समाधान किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ बताएंगे। उसके लिए जो है हम प्रश्नावली बनाएंगे, यानी हम संस्था जो प्रधान है उससे हम बातचीत करेंगे, जो पुस्तकालय का प्रभारी है उससे बातचीत करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और छात्र और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे। और फिर लास्ट में हम शोध प्रतिवेदन, यानी हमने जो रिसर्च की है उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है। हम लिखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में हम ये बताएंगे कि अनुसंधान क्या है। जैसा कि इसमें लिखा है कि अनुसंधान के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध नहीं हो सका है। आधुनिक युग में अनुसंधान का विशेष महत्व है क्योंकि किसी समाज या राष्ट्र की मूल समस्या का समाधान एक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किया गया कार्य विश्वसनीय तरीके से किया जाता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो कि 2 शब्दों री और सर्च से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, यानी कि शोधकर्ता किसी भी समस्या के समाधान के लिए उससे जुड़े तथ्यों का खोज करता है और उससे संबंधित आंकड़े यानी कि डेटा जो है वो एकत्रित करता है और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो वो अनुसंधान है। यदि अनुसंधान शिक्षा के विकास के लिए किया जाता है तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि अनुसंधान क्या है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है, यानी कि जो अनुसंधान शिक्षा के विकास के लिए होगा वो शैक्षिक अनुसंधान है। अब ये परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं हमने रेडमैन मैरी की लिख दी है। उसके बाद जो है वो हमने जॉन वी बेस्ट की लिखी है, जॉन W बेस्ट की। उसके पश्चात जो है ये हमारी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह नवीन ज्ञान में वृद्धि करता है। यह का मतलब है अनुसंधान तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। प्रत्येक शोध कार्य में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर ही समस्या का समाधान किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा ही नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया में डेटा के आधार पर परिकल्पनाओं की वृद्धि की जाती है। ठीक है। अब है अनुसंधान का वर्गीकरण, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है। अब हमने ये वर्गीकरण कर लिया कि उपयोग की दृष्टि से शोध में अनुसंधान को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये अनुसंधान है और 3 है इसके, ये 3 प्रकार है। पहला है क्रियात्मक, दूसरा है मौलिक और तीसरा है व्यवहारिक अनुसंधान। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की।
देखिए, इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय शिक्षा तथा औद्योगिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना। इस अनुसंधान की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, कि इसका उद्देश्य ये है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हमारा जो भी फील्ड है, उस फील्ड में जो भी समस्या आती है, उस समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया जाए, वो क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टीफन एम कोरे की ये बताया है उसने। उसके पश्चात जो है, अब हमने आगे लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हमने लिखा है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार और विकास करना, छात्रों और शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना और विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना और विद्यालय के परंपरागत और रूढ़िवादी वातावरण में सुधार लाना और छात्रों के उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। आपने देखा ये सारे पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि हम शिक्षा से संबंधित हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परेशानी आती है वो इन्हीं से संबंधित होगी, तो हमने इन्हीं पॉइंट्स को लिखा है। ठीक है, उसके पश्चात जो है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, कक्षा शिक्षण विधियों और युक्तियों में सुधार के लिए। कक्षा शिक्षण विधि यानी कि कक्षा के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाने के तरीके में सुधार करना, छात्रों की अनुपस्थिति और विद्यालय में विलंब से आने की समस्याओं के समाधान के लिए। कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर जो है विद्यार्थी अगर यदि अनुपस्थित रहते हैं या स्कूल में देर से आते हैं तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए। बच्चे अनुपस्थित नहीं रहने चाहिए और समय पर आने चाहिए। परीक्षा में छात्रों को नकल करने की समस्याओं के समाधान के लिए। परीक्षा किस लिए आयोजित की जाती है कि जो आपने सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाए, और यदि नकल करेंगे तो ऐसी स्थिति में मूल्यांकन कैसे होगा, तो ये भी एक प्रकार से समस्या है। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषय में गृह कार्यों की प्रणाली को सुधारने के लिए। शिक्षक जो है जो विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, तो गृह कार्य भी जो है वो इस प्रकार से हो कि बच्चे उसको आनंद लेकर घर पर कर सके, उसे एक बोझ ना समझे। तो ये सारे जो है इसके क्षेत्र हैं। अब है क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान। पहला है समस्या की पहचान और उसका चयन करना। अनुसंधान के प्रथम सोपान में सबसे पहले समस्या का क्षेत्र पहचाना जाता है, क्योंकि कार्य करते समय दैनिक जीवन में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक अपने कार्यों में संवेदनशील नहीं होते, इसलिए उन्हें समस्या दिखाई नहीं देती। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है समस्या का विशिष्टीकरण करना। अभिप्राय, समस्या से संबंधित सभी पदों को सावधानी पूर्वक पढ़कर भाषा का रूप देते हुए समस्या को सीमांकित करना। जैसे कि विद्यालय से पलायन की समस्या, यदि विद्यालय से बच्चे छोड़कर जा रहे हैं तो यानी कि कोई कारण है। समस्या का विशिष्टीकरण करना, जो भी समस्या है उसको विशेष माना जाए। और कक्षा 9वीं के छात्रों के पलायन की समस्या, ये हमने यहाँ पर समस्या का विशिष्टीकरण कर दिया है कि हमारी ये समस्या है। अब है समस्या के कारणों का विश्लेषण। अनुसंधान के समय समस्या से संबंधित कारण कभी भी काल्पनिक नहीं होने चाहिए। समस्या का कारण देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम समस्या का बता रहे हैं कि इस समस्या का ये कारण है, तो वो काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। जैसे कारण जांच करने योग्य हो, कारण तर्क सम्मत हो, कारणों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, कारण नियंत्रणकर्ता या अनुसंधानकर्ता को पता होना चाहिए, कारण इस प्रकार से हो कि वो रूपरेखा तैयार करने में सहायक हो। फिर है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। क्रियात्मक का अर्थ है जिसमें क्रिया हो, और परिकल्पना का अर्थ है समस्या का अस्थायी समाधान। इस परिकल्पना में दो बातों का उल्लेख किया जाता है, क्रिया पक्ष का और परिणाम पक्ष का। ठीक है, परिकल्पना क्या होती है? जैसे हमने मान लीजिए कि हमने ये माना कि कक्षा 9 के बच्चे जो है वो स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं। अब हमने पहले से जो है एक स्थायी जो है अस्थायी जो है हमने समस्या का
समाधान लिखा कि अगर यदि बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनकी शिक्षण विधि या उनसे जो है उनकी समस्या को समझा जाए जिससे कि वो स्कूल छोड़कर ना जाएं, तो हमने पहले से बच्चों से बात करने से पहले ही जो है हमने समाधान खोजे, वो परिकल्पना कहलाता है, यानी समस्या का अस्थायी समाधान। ठीक है। उसके पश्चात जो है क्रियात्मक परिकल्पना इसलिए तैयार की जाती है जिससे किसी भी समस्या का संभावनाओं के आधार पर समाधान किया जा सके। जैसे उदाहरण है कि विद्यालय में कक्षा 9वीं के छात्रों का अंतिम 2 कालांशों में पलायन। तो परिकल्पना ये है कि विद्यालय में अंतिम कालांशों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। यदि समय विभाग चक्र से अंतिम कालांशों में महत्वपूर्ण विषय की व्यवस्था की जाए तो पलायन कम होगा। यानी बच्चे जो है वो चले जाते हैं जैसे अगर यदि लास्ट की 2 क्लास में चले जाते हैं तो वो हम टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं या कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको आयोजित कर सकते हैं। तो ये हमारी परिकल्पनाएं कहलाई। अब है कि क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण की रूपरेखा तैयार करना। उपरोक्त 4 सोपान चिंतन और वैचारिक चिंतन पर आधारित थे, लेकिन इस सोपान के अंतर्गत परिकल्पना के आधार पर क्रियान्वयन और परिणाम का अर्थ का कार्य किया जाता है, इसलिए ये सोपान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है परिणाम और मूल्यांकन कि अध्ययनों के आधार पर अनुसंधान में मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि और चेकलिस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का समाधान करने के लिए, तो किस प्रकार के टूल्स का हम प्रयोग करते हैं, तो वो टूल्स है इंटरव्यू हम लेते हैं, क्वेश्चनियर बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके पश्चात जो है नेक्स्ट है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में ये है कि प्रतिवेदन अनुसंधान का अंतिम सोपान है। इस रिपोर्ट में विभिन्न सोपान के अंतर्गत किए गए कार्यों का व्यवस्थित ढंग से शुद्ध और स्पष्ट भाषा में उल्लेख किया जाता है। प्रतिवेदन में हमेशा भूतकालिक क्रियाओं का प्रयास किया जाता है। अभी तो आपने एक्शन रिसर्च की थ्योरी पढ़ी, अब हम उसको प्रैक्टिकल किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमने लिखा है शोध शीर्षक। हम किस पर शोध कर रहे हैं? हमारी रिसर्च है कि माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों के उपयोग की वस्तु स्थिति का आंकलन, कि जो विद्यालय के अंदर पुस्तकालय होते हैं उनका उपयोग है, उनके किस प्रकार से उपयोग होता है, उसका एक वास्तविक रूप से उसका आंकलन करना। शोधकर्ता आप यहाँ अपना नाम लिख देंगे और अपनी क्लास लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके